जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज को हम आगे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थी हम आपके साथ में यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें खासतौर पर 2015 से 2026 तक के हम आपके साथ में देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, ये बताते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है, या एग्जाम आपसे कौन से क्वेश्चन पूछेगा भविष्य में, या कैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, उन सभी पर खासतौर पर इस बात को दर्शाने का प्रयास करता है। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, जुड़ जाइए। नहीं देखो, ये 26 में तो नहीं आएगा, लेकिन 2050 में आ जाएगा। विद्यार्थी देखो, एक बात थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो थोड़ी सी अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं, थोड़ा स्मार्टनेस अपने अंदर लेकर के आओ, थोड़ी सी अपना स्टेटस और स्किल को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करो। अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहां से क्या है, एक पैटर्न आपको पता चलता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है इनको यूपीएससी रिपीट करता है, और यूपीएससी क्या करता है, इनके ऊपर ही आपसे क्वेश्चन बना लेता है। मैं आपको एक साधारण भाषा में आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोकल में एकदम समझ जाओगे। देखो, बेसिकली यूपीएससी क्या है, जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, राइट हैंड है, मैं अपना कान ये वाला या तो मैं ऐसे पकड़ लूं, ठीक है, या मैं ऐसे पकड़ लूं, ठीक है, या मैं ऐसे पकड़ लूं। पकड़ क्या रहा हूं, मैंने तीन तरीके से कान पकड़ा, ऐसे कान पकड़ा, ऐसे कान पकड़ा और ऐसे कान पकड़ा। पकड़ा मैंने क्या, कान ही पकड़ा ना, लेकिन तीन तरीके से मैंने अपना कान पकड़ा। ऐसी यूपीएससी क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस कहो, परसेंटेज कहो, मैथ कहो, रीजनिंग कहो, वो पूछता पकड़ता आपसे कान ही है, लेकिन उसको डिफरेंट टाइप से पूछ लेता है, उसको घुमाकर पूछ लेता है। पूछना क्या है, पकड़ना क्या है, कान ही पकड़ रहा है ना, लेकिन उसको क्या कर रहा है, वो अलग अलग तरीके से पूछ ले रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, हाथ वही, सारी चीजें वही, कान वही, परंतु क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन वो कर देता है और चीजें आपसे पूछ लेता है। तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थी, और कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम एक पैटर्न है यूपीएससी का, हाँ, हम एक पैटर्न है यूपीएससी का, जिस पैटर्न को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और आपसे क्योंकि क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, तो उनको कंप्लीटली समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारी एक जो पार्ट है इस पर ऑलरेडी हो चुका है, एक पार्ट हमारा, हमने एक पार्ट ऑलरेडी इस पर आपसे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीटली देखे। आज जो हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड है, 2 है, और इसमें हम कॉम्प्रहेंशन पर आपसे बात करेंगे। जो कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको देखेंगे, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो कॉम्प्रहेंशन की अगर बात कर लें, कॉम्प्रहेंशन की बात कर लें, तो कॉम्प्रहेंशन आपसे जो क्वेश्चन आते हैं, ये 27 से 28 क्वेश्चन आपके क्या हैं, आते हैं। कितने आते हैं, 27 से 28 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम कभी हो सकता है आए, लेकिन आए नहीं है। 25, 27, 28, 26, 27, 28 क्वेश्चन आपके आते हैं। कई बार क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा एक पैसेज पर आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और 1 क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो ये पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है, एक पैसेज पढ़वाता है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन भी पूछता है। उसके साथ साथ ये जो पैसेज आपके बनते हैं, किस किस पर बनते हैं, तो देखो पैसेज जो, अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लें, तो ये ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट पर बन सकते हैं। आपकी पॉलिटी पे बन सकते हैं, इकोनॉमी पे बन सकते हैं, एनवायरनमेंट पे बन सकते हैं, आईआर पे बन सकते हैं, एथिक्स पे बन सकते हैं, है ना। ये लगभग सभी डायमेंशन को कवर करते हुए, और करंट पर भी ये पैसेज क्या है, बन जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे क्या करता है, यूपीएससी पूछ लेता है। स्टूडेंट्स, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आइए फिर समझते हैं, आगे चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं।
हाँ, आप पैसेज पढ़ रहे हो तो दो तीन बातों का ध्यान रखो, और हमेशा से जब भी आप ये क्लास कर रहे हैं तो पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो। कुछ शब्दावली होती है विद्यार्थी, देखो मैं बता देता हूँ क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो कुछ शब्दावली होती हैं, कुछ शब्दावली होती हैं जो पैसेज में आपको काम देंगी। बोले सर क्या? एक तो आपका डेटा, कोई तारीख हो, कोई आपका डेटा हो, तो इस पर शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है। किंतु परंतु पर ध्यान रखना है, किंतु परंतु पर ध्यान रखना है, ठीक है, इन पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जैसे लगातार, सतत, केवल, सभी, हमेशा, अंततः, सदैव, इन शब्दों पर भी आपको क्या है ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार पाया गया है कि ऐसे शब्दों को पूछ करके यूपीएससी आपसे क्या कर लेता है, 90% क्वेश्चन वो क्या कर देता है, गलत कर देता है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए संभावना, अगर आपसे पूछा जाए कि हो सकता है, संभावना, हो सकता है, संभावना, कुछ, ये तीन शब्दों को ध्यान रखना। इसमें 90% क्वेश्चन के क्या चांसेस होते हैं, सही होते हैं। ये पैसेज में आपको काम देने वाले शब्द हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सर थोड़ी फास्ट कराओ। अब थोड़ी सी मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी लो मैं फील कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट नहीं कर सकते, है ना। हाँ, तो जैसे जैसे चीजें होती रहेंगी अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए देखो, चलो आगे बढ़ते हैं और आइए फिर आज की क्लास का पहला पैसेज पढ़ते हैं। और पहले पैसेज को, शब्दावली को सीख लिया अब हमने, तो हम पहला पैसेज देखते हैं। देखो ये कह रहे हैं आपसे, जरा समझना इस लाइन को, कि 8 आपको प्रश्नोत्तर मिलेंगे। यहाँ पे 8 प्रश्न आपको करने हैं। 6 पैसेजों पर आपको पढ़ के क्या करना है, 8 प्रश्नों के उत्तर देने। 6 पैसेज मिलेंगे और इनके जो उत्तर होंगे वो विशेष रूप से किस पर होंगे, वो पैसेज पर ही आधारित होने चाहिए, परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए, और कहीं पर नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला पैसेज पढ़ते हैं और पहले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखो आई होप कि आपको ये विजुअल हो रहा है पैसेज। चलिए देखो पैसेज आपको दिख रहा है, मेरे साथ पढ़ो और इसको सोल्व करने का प्रयास करो। फास्ट ही चलेंगे। देखो परिच्छेद पहला है, आपसे ये कह रहे हैं, मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन को करने का आकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिक तक सीमित करते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो ऐसे दावों से भरा पड़ा है कि जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो आपके नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कुछ ही तक आप देखोगे हाथों में सीमित होता है। बिल्कुल ये बात आपकी सही। अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना, इस आधार पर अन्योचित ठहराया जाता है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहारिकता के लिए न्याय संगत रूप से पृथक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको पृथक किया जा सकता है। अब जरा समझना विद्यार्थी, यहां पे देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कह रहे हैं कि आर्गुमेंट, मतलब कि इसमें न्यूनतम आवश्यक है। जरा समझना, इसमें पूछा गया है न्यूनतम, मिनिमम सबसे ज्यादा इसमें शो ऑप्शंस कौन सा है जो इसमें आपको आवश्यक देखने के लिए मिलेगा। ये सीरियल कौन सा है, हम एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सीरियल ए है ना हमारे पास में ये, हाँ ए सीरीज वाला है बिल्कुल। चलो अब दो, तो ए सीरीज वाला है ये, ठीक है। तो देखो यहां पर कह रहे हैं न्यूनतम। अब जरा समझना एक एक शब्द को। ये कह रहे हैं मानव उसे प्रभावित करने वाली वह वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, सही है। अब देखो दूसरा है, समाज में अधिमानव मतलब कि सुपर ह्यूमन और अमानव मतलब कि ह्यूमन होते हैं। नहीं, ये बात तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कभी भी ये बात नहीं कही गई है कि समाज में सुपर ह्यूमन होते हैं और सब ह्यूमन होते हैं, इस बात की कहीं चर्चा नहीं है। तो ये तो 100% गलत है। सर्वजीन मतलब कि सर्वजीनन नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए है, पूरे तंत्र के लिए मतलब कि सभी के लिए। पूरा मतलब होता है सभी, मैंने कहा ना पहले ही आपको शब्दावली सिखा दी है, तो ये भी गलत हो गया। शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती हैं। हाँ देखो अब जरा, अब पहले को पढ़ो।
मानव उसे प्रभावित करने वाली वह वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का क्या है, प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जो हो जाएगा, ये कह रहे हैं न्यूनतम विद्यार्थी, ये देखो आवश्यक नहीं पूछा है, अधिकतम नहीं, अधिकतम में तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, और न्यूनतम यहां पर ए राइट आंसर होगा कि मानव उसे प्रभावित करने वाली वह वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। और ध्यान रखना, जब आप 50-50 में पहुंच जाते हो ना, तो उसमें 100% आपको ऑप्शंस चुनना होता है। क्या होता है, 100% ऑप्शंस चुनना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैसेज देखो, वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर जनसंख्या संभावित रूप से 7 अरब मिलियन से बढ़कर 9 अरब मिलियन हो चुकेगी। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो जनसंख्या है वो लगातार कंटिन्यूअसली क्या होगी, बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इतनी हो जाएगी 7 से 9 मिलियन हो जाएगी 2050 तक। उसका पेट भरने के लिए उपभोग के बदले में बदलते हुए प्रतिरूप, जलवायु परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि तथा पेयजल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने कहा, मतलब भी देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और यदि आप इन सबको क्या करोगे, उत्पादित करोगे, तो पर्यावरण का दोहन आवश्यक रूप से करोगे। एक विशेषज्ञ कमेटी थी, उसने कहा कि खाद्य उत्पाद दुगना करना पड़ेगा, हम इसे इस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों तथा कृषि की अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीकों निर्णय हो। मतलब कि ये कह रहे हैं आपसे कि भाई इनका पेट तो भरना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अधिक उपज वाली जो किस्में हैं उनका हम उत्पादन करें। मान लीजिए धान क्या था, 1 कुंटल उत्पादन करता था, अब उसको 2 कुंटल में कन्वर्ट कर दो, ऐसे बीज हमें बनाने चाहिए। तो ऐसे तरीके निर्णायक होंगे, कमेटी कह रही है। इस प्रकार संसाधनों को कम से कम, इस प्रकार संसाधनों को कम से कम व्यर्थ जाने देना भी निर्णायक होगा। विशेषज्ञों का आग्रह है कि नगरों की अपशिष्ट जल धाराओं, मतलब कि वेस्ट स्ट्रीम से पोषक तत्वों और जल को पुनः प्राप्त किया जाए। मतलब कि जो शहर है, उन्होंने कहा कि नगरों में क्या होगा, नगरों में हम जो आपका नाले का पानी है, जो अपशिष्ट जल है, उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको पुनः उपयोग में ला सकते हैं। एवं कृषि भूमि का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। वे कहते हैं कि निर्धन राष्ट्र अपने फसल भंडारण का पैकेजिंग में सुधार करें। जो गरीब देश है वो क्या कर सकते हैं, आप पैकेजिंग, जो स्टोरेज सिस्टम है उसमें सुधार करो। और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे संसाधन, मतलब कि आप देखोगे रिसोर्स कंटेंसिव खाद्यों में कटौती कर सकते हैं। अब 2 बातें यहां पर रखना, इन्होंने कहा कि भाई आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं पानी का नगरों में, उसके साथ साथ जो गरीब राष्ट्र है वो क्या करेंगे, जो पैकेजिंग सिस्टम है, आपका स्टोरेज सिस्टम है, उसको मजबूत करो। और समृद्ध राष्ट्र क्या करें, जो मांस का प्रोडक्शन आप करते हो, मांस का कंजम्पशन करते हो, उसको आप कम कर दो। क्लियर, हाँ। तो उस खाद्यान्न में आप कटौती कर सकते हो, किसमें, जो मांस जैसे संसाधन है। चलिए, मीट बेसिकली इसकी बात हो रही है। आइए जरा देखते हैं, पूछा क्या आपसे। सर्वोत्तम आप देखोगे सारांश क्या है इसका, तो सर जनसंख्या बढ़ रही है, उसी को केंद्र में रखकर के सारी चीजें की जा रही हैं, और तो कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शब्द देखो, बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्लियर। खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों में ही एक चिरस्थायी समस्या है। तीसरे में कह रहे हैं खाद्य के सन्निकट अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। खाद्य सुरक्षा एक लगातार बढ़ती हुई सामूहिक क्या है, चुनौती बनती चली जा रही है। दीजिए इसका राइट आंसर। अगर आपने कुछ शब्दावली पर फोकस किया होगा जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी थी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये इजी हो गया होगा और आप इसका राइट आंसर भी दे सकते हैं। इट इज क्लियर, सभी विद्यार्थी दे आंसर। हाँ बिल्कुल, पेपर में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं ना सेम, जैसे मैं आपको करता हुआ प्रतीत हो रहा हूं इस पेपर पे, ऐसे आप वहां पर जाकर के एग्जाम में आवश्यक रूप से कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ए गलत है, ये कह रहे हैं बहुत तेजी से गलत है, ये कह रहे हैं केवल विकासशील में होगा, नहीं दोनों पे होगा, समृद्ध राष्ट्रों में भी होगा। खाद्य संकट का अभाव पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, नहीं, इन्होंने कहा है हमारे पास संसाधन तो है लेकिन हमें उसका मैनेजमेंट करना है। जो गरीब राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है, विकासशील है, वो पैकेजिंग सिस्टम को सही करें और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे प्रोडक्ट को थोड़ा कम करें, उससे क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। और नगरों का जो जल है उसको रिसाइकिल करें, उसके अपशिष्ट निकाल के हम कृषि में यूज कर सकते हैं। तो बचा हुआ क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो गलत भी आप छांट करके देखो, 2 तरीके से करना होता है, आप गलत से भी क्या कर सकते हैं, राइट आंसर निकाल सकते हैं। जो गलत स्टेटमेंट है उसको कट कर दो और राइट वहां पर कर दो।
तो खास सुरक्षा एवं एक लगातार क्या है बढ़ती हुई सामूहिक चुनौती है, बिल्कुल सही बात है। ये विकसित और विकासशील दोनों ही देशों की आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट परिच्छेद देखो। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। ये कह रहे हैं भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें, इन्होंने कहा, कई लोगों ने एक मत दिया, कई लोगों का विचार है, और ये क्या कह रहे हैं, यदि हम शस्त्र निर्माण पर रक्षा जो व्यय है हमारा उसको हम कम कर दें, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ क्या कर सकते हैं, शांति वातावरण बना सकते हैं। अगर हम फोर्स पे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे ना, जो शस्त्र उद्योग है उसको कम बनाएंगे, जैसे अब राफेल बनाने शुरू कर दो, मिसाइल बनाना शुरू कर दो, उस पर कम कर दो उनको, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, पड़ोसी जो हमारे देश है ना उनके साथ में हम शांति बना सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। जिससे उत्तर संघर्ष कम होगा अथवा युद्ध मुक्ति स्थिति बनेगी। इन्होंने कहा भाई संघर्ष भी कम होंगे, युद्ध भी नहीं होगा। अब जरा समझना, ये तो बात कही गई है, लेकिन पॉइंट अब यहां से स्टार्ट होता है। यहां से देखो, जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित हैं अथवा मिथ्या तर्क फैला रहे हैं। मतलब कि दो तरीके से, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम क्या कर दें, रक्षा व्यय कम कर दे तो उससे शांति हो जाएगी, युद्ध से विराम हो जाएगा, तो वो लोग क्या है, या तो युद्ध से पीड़ित हैं, युद्ध का वो शिकार हुए, या फिर वो क्या करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैलाने का प्रचार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मिथ्या फैलाने का प्रयास आप देखोगे करते हुए मिल रहे हैं। तो आइए, मतलब कि ये गलत बात कह रहे हैं, झुठला रहे हैं। तो सर्वाधिक वेद पूर्व धारणा क्या है, यहां पर अजम्पशन आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक पूर्व धारणा क्या है। हमारे शस्त्र निर्माण के, हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं। क्या ये बात सही है? यहां पर देखो, इन्होंने कहा मिथ्या फैला रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये बात तो आपकी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ शस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियां होना चाहिए। ये तो एक फैक्ट है विद्यार्थी, इसकी कोई बात ही नहीं की गई है, इसकी कोई बात ही नहीं की गई है, तो एक फैक्ट है, केवल लाइन लिख दी गई है। भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों पर अपव्यय कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ फैलाने का काम हो रहा है, प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे तो हमारे पड़ोसी क्या है, हमसे डरेंगे, और डरेंगे तो शांति में वो रहेंगे। ठीक है मालिक, इस तरीके से वो चीजों को रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, आप देखोगे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपसे पैसेज पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो आप कितना, आप देखो टेस्ट सीरीज का पैसेज देखो और इस पैसेज को देखो, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। चलिए 4 नंबर का पैसेज देखते हैं। विश्व की बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग भारत का है। मतलब कि जो आप देखोगे बच्चों की जो आपकी डेथ रेट है, जो रेट है, मतलब कि मृत्यु जो दर है विश्व में टोटल ओवर ग्लोबली, तो उसमें भारत का 5वां स्थान आता है। संख्या के आधार पर यह दुनिया में सर्वाधिक मृत्यु है। कहाँ है, बाल मृत्यु सबसे ज्यादा भारत में होती है, लगभग 16 लाख प्रति वर्ष। इनमें से आधे से अधिक जीवन के प्रथम मास, मतलब कि पहले महीने में ही बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। जैसा कि अधिकारियों का विश्वास है कि इसका कारण यह है कि स्तनपान और प्रतिरक्षीकरण, मतलब कि इम्यूनाइजेशन से संबंधित आधारभूत स्वास्थ्य चरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए। इन्होंने बताया कि ये जो खासतौर पर मृत्यु दर हो रही है बच्चों की, ये क्यों मर रहे हैं, क्योंकि पहला है इस पे जो स्तनपान, जो माताएं होती हैं, मातृ को जब देखो डिलीवरी हो जाती है, जब प्रवासन हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, प्रसव के बाद में जो माता होती है उसको आता है पीला गाढ़ा दूध, और उसमें पोषक तत्व होते हैं भरपूर। अगर उस बच्चे को आप नहीं पिलाओगे तो उस कंडीशन में जो बच्चा हो जाता है वो कमजोर हो जाता है। तो इसका 2 कारण है, एक तो प्रतिरक्षीकरण है उसका, है ना, जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत नहीं है। दूसरा, जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उन्होंने उसको नहीं पिलाया है। साथ ही 2.6 करोड़ की विशाल गर्भधारण योग्य जनसंख्या गर्भ अवस्था तथा प्रसव पश्चात के संकटपूर्ण समय के दौरान देखभाल से वंचित भी बनी रहती है। तो एक कारण ये भी है कि भी उनकी देखभाल नहीं हो पाती है, सही से केयर नहीं हो पाती है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें बाल विवाहों का प्रचलन, युवतियों में अरक्तता मतलब कि एनीमिया और किशोर अवस्था की स्वच्छता पर विशेष ध्यान न
होना भी शामिल है। तो देखो बाल मृत्यु जो है वो दर जो हो रही है बढ़ रही है भारत में, विश्व में 5वें नंबर क्यों बना हुआ है? पहला तो स्तनपान कराने वाली माताएं, दूसरा प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन सिस्टम, तीसरा बाल विवाह। बाल विवाह अभी एक वुमेन मातृत्व सुख के लिए रेडी नहीं हुई है, उसकी जो बॉडी है, लेकिन आपने क्या कर दिया, 15 साल में विवाह कर दिया। अब उस कंडीशन में वो खासतौर पर क्या वो बच्चे को जन्म दे सकती है? वो तो खुद ही बच्ची है, वो बच्चे को क्या जन्म दे सकती है? तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उससे होने वाली उत्पन्न जो संतान होगी वो कमजोर होगी, तो उसकी मृत्यु रेट अधिक बढ़ जाएगी। और इन सब के अलावा होता है एनीमिया, और किशोर अवस्था में क्या है, उस पर विशेष ध्यान ना देना, जो कि बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। तो इन्होंने बताया कि बाल मृत्यु क्यों हो रही है और उसके कारण भी आपको बता दिए। चलिए आइए अब पढ़ते हैं, देखो देखते हैं। ये कह रहे हैं निर्णायक अनुमान, मतलब कि इन्फेरेंस निकाला जा सकता है। तो आपको अनुमान निकालना है विद्यार्थी, इसमें अनुमान निकाल करके आपको बताना है। देखो बहुत से भारतीय निरक्षर हैं, इसलिए आधारभूत स्वच्छ आचरणों पर मूल्यांकन नहीं पहचान पाते। क्या यहां पर शिक्षा की बात की गई है? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस पैसेज में शिक्षा की बात की गई? बोले सर नहीं, तो ये तो होएगा ही नहीं। इसमें जब शिक्षा की बात नहीं की गई तो ये तो होएगा नहीं। भारत की जनसंख्या अति विशाल है और केवल केवल सरकार ही लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती। जरा समझना, नहीं कर सकती, क्या ये बात यहां पर कही गई है? और शब्दों को देखो, अति विशाल, केवल, तो ये भी बात यहां पर गलत है। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। देखो, किया जा सकता है, संभावना, संभावना बिल्कुल सही है। अभी इसको हम क्वेश्चन मार्क पर रखेंगे। गर्भधारण योग्य बालिकाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है करता है। तो देख रहे हो आप यहां से क्या सीखे? आप सीखे अगर सर हम यहां से गलत भी ऑप्शंस पिक कर लें तो तब भी हम सही के पास में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो? हाँ, इट इज क्लियर या नो? हाँ, बाल विवाह एक्ट 2006। इट इज क्लियर या नो? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 5 नंबर का पैसेज देखो। ये कह रहे हैं खाद्य पदार्थ तो उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। जरा समझना, जो खाद्य प्रोडक्ट होते हैं जो आप खाते हैं, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पास्ता आप खाते हैं, सब लोग खाते हैं, जितने भी नूडल्स फूड होते हैं आप कंज्यूम करते हैं, और प्रोसेसिंग जो फूड होता है आप कंज्यूम करते हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि खाद्य पदार्थ तो उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं, दूर दराज तक जाते हैं। किराना भंडार और सुपर बाजार, मतलब कि प्रिजर्व्ड प्रसंस्करण, जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं। यद्यपि प्राय उसे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं। होता क्या है, जो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इससे क्या हो रहा है, बेसिकली आप देखोगे पर्यावरण प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण पर क्षति होती है। अगर आप यहां से मान लेते हैं दिल्ली से आप अगर चेन्नई कोई प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं तो ट्रेन जाएगी, ट्रेन जाएगी काय से? लाइट से चलेगी, वो प्रदूषण भी करेगी, क्योंकि लाइट भी तो किसी चीज से बनेगी, है ना? हाँ। जो लंबी दूरी के खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाले प्रदूषण तथा प्रसंस्करण एवं परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थ का व्यर्थ जाना, वर्षा, प्रचुर वनों का विनाश होना, पोषक अंश में कमी, परिरक्षण और पैकेजिंग में बढ़ती हुई मांग, खाद्य असुरक्षा भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो फूड आप देखोगे चैन है वो भी आपकी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और डिमांड भी बढ़ जाती है, सप्लाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं। जरा समझना, ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते। जैसे मैं अब देखो, इसको कहीं और नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, जो गरीब परिवार होता है ना, गरीब परिवार, वो क्या करता है, जैसे वन फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट यूपी से आता हूं, तो इधर मैंगो बहुत ज्यादा प्रचलित होता है, मैंगो बहुत ज्यादा चलता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जो मैंगो के बगीचे के जो रखाने वाले व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो बाग बगीचे लेते हैं, तो आपको बता दूं वो अच्छे मैंगो नहीं खाते हैं। रीजन एंड दैट, वो बेचना चाहते हैं, अच्छे मैंगो बेच देंगे, कोई गिर गया उसको खा लेंगे, है ना, किसी पक्षी ने खा लिया उसको काट के उसको खा लेंगे। वन फॉर एग्जांपल, और आप इससे ऐसे समझे कि अफ्रीका को देखो आप, अफ्रीका विभिन्न प्रकार के रेयर अर्थ मेटल से इतना भरपूर, आप देखोगे एक कॉन्टिनेंट है इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर हीरे भी निकलते हैं, लेकिन वहां पर देखो गरीबी कितनी है, भुखमरी कितनी है ना। तो यही चीजें यहाँ पर आपको समझनी है और कुछ नहीं। आइए तो जरा देखते हैं
पूछा क्या है आपसे, ये कह रहे हैं उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है, कौन सा सही पूछा गया है। दो स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपयोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्या करोगे, दूर दराज से नहीं मंगवाओगे खाद्यान्न प्रोडक्ट, अपने ही रीजन स्तर पर आप उत्पाद करो, उनको कंज्यूम करो, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, सशक्तिकरण होगा, पर्यावरण में सुधार होगा। आपको ये बात आपकी क्या है, सही हो जाएगी। और जो वो लोग हैं वो भी खास तौर पर क्या हो जाएंगे, उनको भी चीजें मिलने लगेंगी जहां से वो भूखमरी का शिकार हो रहे थे। दूसरे में कह रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि प्रोसेसिंग उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों जिसको रिसोर्स पर बोझ डालता है। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री बढ़ रही है इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण पर आप देखोगे कहीं ना कहीं बोझ भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर हुआ, दोनों बातें सही है। और यदि दोनों सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल एकदम इजी सा पैसेज है, दूसरा गलत नहीं है, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है प्रोसेसिंग जो उद्योग है हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे क्या है, रिसोर्स पर बोझ डालता है, बिल्कुल डालता है, इसने कहा है बिल्कुल पैसेज में आप देखोगे तो इसलिए इसका राइट आंसर C4 चेन्नई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। देखो हाँ, अब देखो 6 नंबर का पैसेज है और थोड़ा बड़ा पैसेज है, इसको जरा समझते हुए चलना है और चीजों को पढ़ना है। बोलो यहां तक हमने जो पैसेज देखे हैं, 5 पैसेज अब तक करवा चुके हैं, क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं। हाँ, परिच्छेद में पैसेज में शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दावली। क्लियर, चलो देखो ये कह रहे हैं, पैसेज को पढ़ो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय यदा कदा हास्य का पात्र बन जाने के मेरा किसी तरह और कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं शर्मीला हूं, तो शर्मीला होने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरी मजाक जरूर बनी है कि ये तो शर्मीला है, क्या माइक पे आके बोलेगा, मंच पे आके क्या बोलेगा। वास्तव में आज मुझे लगता है कि इसके विपरीत मुझे कुछ फायदा ही हुआ है। बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्ट था, अब वह सुखर है। क्या है, सुखर है, अब कम बोलता है, वो ज्यादा नहीं बोलता तो सुख रहता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है तो यह हुआ कि इसने मुझे शब्दों की जो आपकी मितव्ययता सिखाई है, मतलब कि जो मिथ्या है शब्दों की, उससे खासतौर पर मुझे सिखाया है। कम बोलता है, मुझे अपने विचारों पर काबू पाने की आदत सहज ही पड़ गई है। कम बोलता हूं तो उससे क्या कर लेता हूं, जो विचार हैं उन पर मैं काबू भी पा लेता हूं। कुछ बात कहनी होती है नहीं भी कह पाता हूं, या फिर जो बात कहनी नहीं होती है वो भी नहीं कह पाता हूं। ठीक है, और अब मैं खुद को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूं कि मेरी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। इसने कहा बिना विचार किए हुए, जब तक मैं विचार नहीं कर लेता तब तक कोई शब्द ही नहीं निकलता, इसने ये भी कह दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा हो। इस तरह मैं अनेक खतरों से बचता हूं और मेरा बहुत सा समय भी बच जाता है। शर्मीलेपन के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं उसके साथ। अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया है कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग बन गया है। जो सत्य का उपासक है उसके लिए क्या है, मौन आध्यात्मिक एक अंग है। मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह अनजाने या जाने में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या फिर विभिन्न रूप से कहता है। इस पर विजय पाने के लिए भी मौन आवश्यक है। अगर आप इधर उधर की बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते, जो बोलना चाहते वो नहीं बोल पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप मौन की अवस्था धारण कर सकते हैं। कम बोलने वाला बिना विचारे ना बोलेगा, अपने प्रति एक शब्द को तोलेगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं। किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति नहीं होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने वाली चिटों से परेशान ना होना पड़ता हो। आपने ये बात देखी होगी भारतीय संसद में या पार्लियामेंट में, कुछ लोग कहते हैं कि सर और मेरा अभी मिनट रह गया, 2 मिनट और रह गया है, वो उसको कंप्लीट करवा दो, उसको कंप्लीट करवा दो। कुछ इस प्रकार से आपसे क्या है वहां से करता है कि नहीं, बोलो संसद में ऐसा होता है कि नहीं। एक सेकेंड रुको, संसद में ऐसा होता है कि नहीं। विद्यार्थी एक सेकेंड रुको,
चलिए हाँ, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि अनुमति मांगने वाली चीटों से परेशान ना हो। सभापति आपने देखोगे संसद में ऐसा हुआ। और जब बोलने का समय दिया जाता है तो वक्त आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाजत के भी बोलता रहता है। इस सारे बोलने से दुनिया का कोई लाभ नहीं हो सकता, ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। यह समय का घोर अपव्यय है। मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और आलसी बनी रही। उसने मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला, सत्य को पहचानने में मुझे उससे सहायता मिली। तो इसने क्या कहा? इसने कहा आप देखोगे मुझे इससे क्या हुआ है, अधिक मात्रा में जितना हो सकता है लाभ ही मुझे इससे मिला है, इन्होंने ये कहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, देखो अब जरा समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपका इर्द गिर्द किसके पास में है? ये केवल शर्मीलेपन पर है, कम बोलने से ये चीजें हो रही हैं। आओ जरा एक एक करके निकालते हैं। देखो अब इस पे 3 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, लेखक कहते हैं कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वेद का कारण नहीं है? उसने कहा था कि बिना ही विचार किए हुए आप देखोगे मेरी जीभ से कुछ निकलेगा। सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है? गलत। हाँ, अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह शब्दों की मितव्ययता में विश्वास करता है। बिल्कुल, उसने कहा है कि मितव्ययता से मैं बच जाता हूं, ये तो बात सही है। वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास करता है। बिल्कुल कर लेता है सर, ये भी बात सही है। उसे बोलने में संकोच होता है, ये भी बात सही है। शर्मीला है तो ये भी बात सही है। तो गलत क्या है सर? गलत है अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ये बात गलत है विद्यार्थी। क्लियर? हाँ, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरा समय भी उससे बर्बाद नहीं होता है, ना कि ये कहता है इरादा नहीं है। वो कहता है कि बच जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 7वें नंबर में कह रहे हैं आपसे, लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? मतलब कि क्यों वो विभिन्न प्रकार के खतरों से क्या हो जाता है? बच जाता है। इसका कारण क्या है? ये कहते हैं पहले में, वह बिना विचारे ही शायद कोई शब्द बोलता है या लिखता है तो उसको खतरे भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। वह अत्यंत धैर्यशील है। देखो ये बात ही नहीं की गई है, इसमें ये शब्द ही नहीं था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं। उसने कहा कि मौन रहना, यदा कदा बड़ा चला करके मौन रहना एक आध्यात्मिक गुण हो सकता है, एक गुण हो सकता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। वह सत्य का उपासक है, ये बात तो कही गई थी कि जब मैं झूठ नहीं बोलता, उसके साथ साथ मैं शर्मीला हूं और कम बोलता हूं, तो उससे क्या हो जाता है? मैं सत्य का उपासक बनने के चांसेस में रहता हूं। लेकिन सर्वाधिक पूछा है। अब इसमें आप डी को पढ़ो और ए को पढ़ो। देखो, वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता है या लिखता है जिससे उसे अनेक खतरों से बचा रहने में सहूलियत हो जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए। इससे ज्यादा अगर आप इसको नंबर देना चाहोगे तो 50 और ये इसको देना चाहोगे 100। क्लियर हुआ? इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा। आप देखो इसको, लाइन को पढ़ो। लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता है या लिखता है तो खतरे भी कम हो पाते हैं, तो इसलिए वो बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखो 8 नंबर, लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हाँ, किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? बताओ। मौन जो जरूरी है, ये कह रहे हैं स्वाभाविक शर्मीलापन, शर्मीलेपन के कारण तो वो खुद ही मौन अवस्था में जा रहा है, और ये कह रहे हैं मौन किसके कारण आवश्यक है? ये तो गलत है। बोलने में संकोच, अगर लेखक आप देखोगे विजय पाना चाहता है मौन पे, तो क्या बोलना नहीं पाता है? बोलना तो पाता है, लेकिन कम बोलना पाता है ना, कम बोलना पाता है और सत्य बोलना चाहता है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना पाता, तो ये भी गलत है। विचारों पर काबू पाना, अगर मौन है तो विचारों पर काबू पा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जो प्रवृत्ति है उससे बचने के लिए आपको मौन आवश्यक है, मौन आवश्यक है। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर विचारों पर काबू पाना नहीं विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मैं एक बार देख लेता हूं, हाँ
यूपीएससी ने भी डी दिया इसका आंसर कि बड़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति। तो लेखक क्या कहता है, किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है, कि आप झूठ ना बोलें, आप सत्य के उपासक बने, आप खासतौर पर बड़ा चढ़ाकर ना बोलें, जो बात रखना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप उसमें बोले। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विचारों पर काबू पाना नहीं है, और यूपीएससी ने भी कहा है डी इसका आंसर है। इट इज क्लियर या नो? हाँ, तो यूपीएससी ने भी इसका आंसर क्या दिया है, डी दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर ही लिए कल की क्लास में, अब हम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। देखो, अब ये भी आपके 8 पैसेज मिलेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ते हैं एक एक पैसेज को और बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला पैसेज पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं आपसे, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें। जो भी अमीर स्टेट है, जो भी समृद्ध राज्य हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं ये हैं कि वो क्या करें, वो खासतौर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर दें। ये समृद्ध राज्यों की आप देखोगे क्या है, जिम्मेदारी है। तो ये बात हमें पता चल गई कि कहीं ना कहीं ये पर्यावरण से संबंधित है और CO2 के उत्सर्जन की बात कर रहा है। और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन करे कौन, जो अमीर स्टेट है, अमीर राज्य हैं, या ये वे राज्य हैं जिनकी बिजली उपलब्धता है और जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और जिनकी प्रति व्यक्ति आय उच्चतर है, जिस कारण वे भारत को पर्यावरण अनुकूलन बनाने का भार वहन करने हेतु सक्षम है। दिल्ली इसका एक उदाहरण इन्होंने दे दिया। क्या कहा, दिल्ली इसका एक उदाहरण दे दिया कि इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सोलर पैनल का प्रयोग करने से अपने स्वयं के उपभोग को स्वच्छ बिजली उत्पादन करे, और या वह निर्धन राज्यों को क्या करे, उसकी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके भी मदद कर सकती है। तो दिल्ली एक उसका उदाहरण दिया है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो वितरण परिपथ जाल खासतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 95% भाग को नियंत्रित करते हैं, अत्यधिक गहरे घाटे में डूबे हुए हैं। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है ना, वो पहले से ऑलरेडी क्या चल रही है, घाटे में चल रही है। ये तो 95% डूब गए, इनके पास तो घाटा है, ये तो एकदम डूबने की कगार पर है। ये घाटे को आगे राज्य के सेवा प्रदाता, मतलब कि आप देखोगे यूटिलिटी, जो आपके यूटिलिटीज को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को हतोत्साहित करता है। इनके पास पैसा नहीं है तो ये खासतौर पर क्या है, रिन्यूएबल ऊर्जा नहीं उत्पाद कर सकते हैं। कौन, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, तो हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा अधिक महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक महंगा हो जाता है। क्या आपको पैसेज यहां पर समझ में आया? पैसेज देखो क्या है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि समृद्ध जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, वो गरीब राज्यों को रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन करके उनको खासतौर पर सप्लाई दे। क्यों? क्योंकि समृद्ध राज्यों की आय अच्छी है, सारी चीजें हैं। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया कि भी आप छतों पर क्या है, सोलर पैनल लगा लो, अपनी उसको जरूरतें पूरी करो और पास आस पड़ोस के राज्यों को भी दे सकते हो, या फिर आप निवेश भी करवा सकते हो उनमें। और इन्होंने कहा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं, जो लाइट देती हैं, वो तो घाटे में चल रही हैं, उनके बस की नहीं है रे बाबा कि रिन्यूएबल ऊर्जा को वो क्या करें, उत्पादन कर सके। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल ऊर्जा अत्यधिक महंगी है। अब देखो, मैंने आपको समझा दिया है पूरा पैसेज। चलो, ये कह रहे हैं सर्वाधिक तार्किक और व्यक्ति संगत पूर्व धारणाएं परिच्छेद में बनाई गई है। तो कौन सी पूर्व धारणा है? अजम्पशन, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरण ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। देखो, होना चाहिए, बिल्कुल बात तो सही है। इन्होंने कहा था कि भी समृद्ध राज्य हैं वो क्या करें, रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ जाएं। दिल्ली का उदाहरण इन्होंने दिया। तो अभी हम इसको क्वेश्चन मार्क पे अभी रख लेते हैं, बैटिंग पे। अभी आगे देखते हैं। निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा, देखो शब्द है सदा, सदा का मतलब होता है सदैव। क्या होता है? सदैव, या फिर इसको भी हम बोलते हैं हमेशा। हमेशा राज्यों पर निर्भर होना चाहिए। किस पर? समृद्ध राज्यों पर नहीं, ऐसी बात यहां पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। कहां से ला सकते हैं? क्योंकि जो स्वच्छ ऊर्जा है, रिन्यूएबल ऊर्जा, ये तो और महंगी है, और महंगी है, और वो ऑलरेडी घाटे में है, तो उनको और पैसा लेना पड़ेगा और घाटे में चले जाएंगे। तो ये तो वैसे ही गलत है, उसका अपोजिट कर दिया। समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में कार्बनिक उत्सर्जन का प्रमुख कारण है।
इन्होंने कभी ये बात ही नहीं कही गई है कि भारत में कार्बन प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, इन्होंने यही नहीं कहा। इन्होंने तो केवल ये कहा है कि भी जो गरीब स्टेट है उनको कैसे आप खासतौर पर रिन्यूएबल ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, और वो काम कौन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं समृद्ध स्टेट, और दिल्ली का उदाहरण दिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पैसेज देखो, तो देख लो एक परिच्छेद पे 3 क्वेश्चन भी पूछे, एक परिच्छेद पर 1 भी और 2 क्वेश्चन भी आपको मिले। आइए, स्टेज ऑफ कैरोसिन। अब देखो एक कहानी है, यूपीएससी ने कहानी गढ़ी है और इस कहानी को जरा समझना। स्टेज ऑफ कैरोसिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में सजाई गई अनेक वर्षों से विवाहित किंतु निसंतान दंपत्ति गुलेरी और मानक की कहानी है। एक पति पत्नी है, एक जोड़ा है, गुलेरी और कौन है, आप देखोगे मानक है ना। एक खासतौर पर क्या है, कैरोसिन की एक कहानी है जो सजाई गई है, बनाई है एक कहानी। अब जरा समझना ये कहानी किसके ऊपर है। मानक की मां खानदान के नाम को आगे बढ़ाना जारी रखने हेतु एक पोता पाने के लिए तड़प रही है। मानक की जो मां है वो क्या करती है, वो कहती है, मानक एक पुत्र है, उसका बेटा है, और वो कहती है तुम्हारा विवाह हो गया लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई संतान नहीं है और मुझे खानदान का नाम चलाना है और खानदान का नाम केवल पुत्र ही चला सकता है, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए, पोता चाहिए, पोती नहीं चाहिए। इसमें इंक्लूड है पोती नहीं चाहिए, क्योंकि पोती से खानदान का नाम नहीं चलता। ऐसा कौन कह रही है, मानक की मां कह रही है, ठीक है। हाँ, अंततः वह गुलेरी, आप देखोगे गुलेरी की गैर मौजूदगी में मानक का पुनर्विवाह करा देती है, मतलब कि दूसरा एक और विवाह करा देती है। गुलेरी गई हुई है कहीं, अपने पियर गई हुई है, लेकिन वो क्या कर देती है, इतने में ही वो पियर में है, तो मानक की शादी मानक की मां ने दोबारा करवा दी है किसी और महिला से। मानक जो अनिच्छुक था वो स्वीकार नहीं करता था, निष्क्रिय दर्शक सा बना बैठा, अपनी मां के सामने कुछ बोल नहीं सकता था बेचारा। इस बीच उसका एक मित्र सूचित करता है कि गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुन करके अपने कपड़ों पर कैरोसिन डाल करके आग लगा दी। मतलब कि मानक की जो पहली बीवी थी गुलेरी, उसने क्या किया, अपने ही पीहर में गई हुई थी, उसके किसी आस पड़ोसी ने बता दिया कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसने वहीं पर कैरोसिन छिड़का और आग लगा ली और वो मर जाती है। इससे मानक का दिल टूट जाता है, पता चलता है उसकी जो पत्नी थी उसने आग लगा ली पहली वाली ने, और वो टूट गया बेचारा। हाँ, और वह एक मुर्दा इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब उसकी दूसरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर फूट पड़ता है, मतलब कि रोने लगता है और कहता है इसे यहां से दूर करो, इससे कैरोसिन की दुगंध आती है। जरा आप यहां से समझे। हाँ, ये कह रहे हैं, मानक कहता है इस बच्चे को यहां से दूर करो, इससे कैरोसिन की दुगंध आती है, मुझे इसका मुंह नहीं देखना है। वो गुस्से में इस प्रकार से कह देता है। अब बताना है आपको कि यूपीएससी ने जो कहानी बनाई है, यह संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठकों को किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है। ये किसके बारे में आपको बताती है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, ए है पुरुषवाद, मेल, आप देखोगे जिसको बोलते हैं मेल सेविलिज्म को उपन्यास खासतौर पर इनफिडेलिटी करता है या पुरुषवाद को दर्शाता है। दूसरे में कह रहे हैं प्यार और विश्वासघात। प्यार और विश्वासघात हो गया क्या इसमें, नहीं सर, ऐसा तो कदापि नहीं हुआ। महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी है, यहां पर यह भी नहीं कहा गया महिलाओं की कोई कमी या वगैरह वगैरह। यहां पर है पितृ तत्वात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव आपको मिलता है। क्यों, क्योंकि जो मानक की जो माता है वो कहती है अगर आप खानदान का नाम चलाना चाहते हो तो आपको क्या है, पोते की आवश्यकता है। तो ये पैट्रियार्की को दर्शाती है। किसको, पैट्रियार्की को दर्शाती है। क्यों, क्योंकि मानक की मदर के खोपड़ी में ये भेजे में भरा हुआ है कि खानदान का नाम केवल पुरुष ही चला सकता है, लड़का ही चला सकता है, लड़की नहीं चला सकती। तो ये पैट्रियार्की मनोवृत्ति है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानक की कहानी से आप सीखे बहुत कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो परिच्छेद 3 नंबर। परिच्छेद है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर। क्लियर हुआ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप परिच्छेद 3 नंबर, ये कह रहे हैं सरकार का
चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है। सरकार जो शासन करना चाहती है ना तो वो डराना चाहती है और न ही खासतौर पर नियंत्रण करना चाहती है। वो क्या चाहती है फिर, और नहीं आज्ञाकारी की अपेक्षा रखना, बल्कि उसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त कराना है, जिससे वह हर तरह से संभावित सुरक्षित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में लोगों के बिना खुद को या दूसरों की हानि पहुंचाए अस्तित्व बनाए रखने और काम करने के निसंगिक अधिकार को सशक्त करना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्तियों से बदलकर उन्हें पशु या फिर कठपुतली बनाना नहीं है। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर के अपने विवेक का प्रयोग करने में क्या है, समर्थक बने रहे। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकार आपको क्या है, स्वतंत्रता और सुरक्षा देना चाहती है, और आप अपने थ्रू आप क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। तो यही थोड़ा सा पैसेज है और इससे अलावा कुछ इसमें है नहीं खास। आओ तो देखो क्या पूछा गया है इसमें। ये कह रहे हैं आपसे कि सर्वाधिक तार्किक और युक्ति संगत अनुमान, जिसको बोलते हैं इन्फेरेंस की उपयुक्ति निकाला जा सकता है, अनुमान पूछा गया है, तो इसमें अनुमान निकालना है आपको। 23 नंबर का ये क्वेश्चन है। हाँ जी 23 नंबर का ये क्वेश्चन है, अनुमान आपको बताना है। देखो, सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखो, क्या यहाँ पर इस बात की बात कही गई है कि सरकार क्या करेगी, नागरिकों की लक्ष्य में मतलब कि सुरक्षा प्रदान करेगी? बात तो कुछ कुछ सही लग रही है कि सुरक्षा की तो बात करता है। सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सभी पूर्ण, ये बात आपकी गलत है। सर्वश्रेष्ठ सरकार मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो सरकार है वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों पर पूर्ण स्वतंत्रता दे। देखो, सभी विषयों पर पूर्ण स्वतंत्रता, ये भी बात गलत है। ऐसी तो बात ही नहीं की गई है कि सर्वश्रेष्ठ सरकार होगी, नहीं। उसने तो कहा है सरकार का ये कोई टारगेट नहीं है कि आपको डराए धमकाए और आपसे कहे जो हम कहते हैं उसको स्वीकार करो। आप विरोध भी करो, अपने जीवन को खासतौर पर ऊंचा उठाने का प्रयास करो। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है कि जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करे। न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करनी है, शारीरिक बल्कि मानसिक भी, सामाजिक भी सुरक्षा प्रदान करनी है, राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करनी है। तो बचा क्या है? तो देखो, आप गलत यहां से अगर आप निकाल लोगे तो राइट भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद नंबर देखो नेक्स्ट। ये कह रहे हैं हमारे नगर निगमों में कर्मचारियों की कमी है। इन्होंने कहा भाई हमारे जो नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटी है ना, उसमें कर्मचारी थोड़े कम है, तो उनको कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए, है ना। कर्मचारियों के कौशलों और सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती है। बेसिकली एक तो ऊपर से कर्मचारी कम है, नंबर ऑफ आप देखोगे जो वर्कर है वो कम है, लेकिन उसके साथ साथ अनस्किल्ड है, बुद्धि भी उनके अंदर थोड़ी कमी है, उन्होंने स्किल भी थोड़ी कमी सीख के रखी है। हाँ, शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने और आधारित संरचना की योजना बनाना और निष्पादन करना बहुत जटिल कार्य है। इनके लिए उच्च कोटि की विशेषज्ञता, वृत्ति, दक्षता मतलब कि प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस ढांचे के अंतर्गत नगर निगमों में वरिष्ठ प्रबंधकों समेत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उससे अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं है। मतलब कि काम तो चल रहा है लेकिन वहां पर मैनेजमेंट भी थोड़ा सही से काम नहीं कर पा रहा है। काडर और भर्ती नियम सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण करते हैं, उनमें प्रबंधकीय या तकनीकी क्षमताओं का या संगत कार्य अनुभव का कोई उल्लेख नहीं होता है। मतलब कि स्किल्ड है नहीं, केवल आपके पास सर्टिफिकेट है, आ जाओ, उसकी बात ये करते हैं। अधिकांश नगर निगमों की यही स्थिति है कि उनका संगठनीय अभिकल्प मतलब कि डिजाइन और संरचना भी कमजोर है। लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका क्या हो जाता है, कमजोर ही प्रतीत होता है। तो आओ जरा देखते हैं क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे। देखो, ये कह रहे हैं पूर्व धारणा बनाई गई है। कौन सा है इसमें जो पूर्व धारणा बनाई गई है? ये कह रहे हैं शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है, बहुत जटिल मुद्दा है, जिसके लिए पूरे देश में नगर निगम निकायों के संगठन का विस्तार है। नहीं, ये बात तो इसमें नहीं की गई कि पूरे देश में ऐसी बात हो। मैंने कहा शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है पैसेज को करने के लिए। हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि हमारे स्थानीय शासकीय
निकायों के पास अपेक्षित कौशल और जो क्षमताओं वाले यथेष्ट आपके कर्मचारी। बिल्कुल सही बात है विद्यार्थी, क्योंकि हमारे जो नगर निगम है वो अच्छी सेवाएं करवा सकते हैं अगर वो स्किल्ड हो और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में हो, कुशल होने चाहिए। तीसरे में कह रहे हैं कौशल युक्त कर्मचारी की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन की अपेक्षा कौशल प्रदान करते हैं। नहीं, ये बात इसमें नहीं बताई गई, ये बात तो एकदम गलत है। हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनसंख्या के लाभांश मतलब कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का लाभ नहीं उठा सकता। इसकी कोई बात ही नहीं की गई कि जनसंख्या का तीव्र और शहरीकरण वगैरह वगैरह, इस शब्द ही नहीं यूज किए गए। तो देखो यहां पर ए गलत, सी गलत, डी गलत, राइट आंसर भी आ गया। बोलो कैसे नहीं होगा? हाँ बोलो कैसे नहीं होगा? हाँ कैसे नहीं बनेगा पैसेज? तो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि आप इतने पैसेज कर ले जाओगे तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लोविंग सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं। मतलब कि जो पक्षी हैं जिसको फ्लोविंग कहते हैं, ये वनों में रहते हैं और इनमें समाजीकरण बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित होता है, अत्यंत निष्ठावान होते हैं। वे समूह संगम नृत्य करते हैं। नर और मादा पक्षी अपने चूजों से बहुत प्यार करते हैं। जो उनके बच्चे होते हैं वो पक्षी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और जब वे नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं तब सुरक्षा के लिए उन चीजों को क्रोशो मतलब कि एकत्रित करते हैं, जो उनके घोंसले होते हैं उसमें रख जाते हैं और उसको ऊपर से सही से फ्रेमिंग कर जाते हैं ताकि कोई पक्षी आकर के उन पे अटैक ना कर दे। तो यही बस आपसे पूछा है और क्या पूछा है। तो देखो सबसे तर्कसंगत आपसे पूछा गया है उपनिगमन मतलब कि कोरोलरी आपसे पूछा गया है, कोरोलरी आपसे पूछा गया है। तो देखो सभी स्पीसीज, यहां पर सभी की बात नहीं की गई है, फ्लेमिंग की बात की है। पहली बात तो सभी स्पीसीज के पक्षियों में सामूहिक निडन मतलब कि मास नेस्टिंग अनिवार्य है ताकि उनकी संततियां पूरी तरह से जीवित रहती हो। नहीं, ऐसी बात कदापि नहीं है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है। अंततः वे अपने चूजों को सुरक्षा पूर्वक पालने के लिए सामूहिक नीड अपना सकते हैं। क्या बात सही है? देखो यहां पर कह रहे हैं सकते हैं, लेकिन सिर्फ नहीं है, केवल नहीं है, केवल नहीं है, ये बात गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। कुछ स्पीसीज, मैंने कहा था जहां पर कुछ होता है उसके चांसेस 90% सही होने के होते हैं। कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देता है और यही बात यहां पर सही हो जाएगी। बिल्कुल यही बात सही हो जाएगी। सभी स्पीसीज, ये भी गलत हो गया। सभी स्पीसीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए क्या करते हैं? क्रेश की स्थापना करते हैं। सभी तो नहीं करते हैं, तो ये बात आपकी गलत है। बोलो चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, अब एक एक पैसेज पर एक एक क्वेश्चन पूछा है। देखो ये कह रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं है। बहुत सारे नागरिक हैं आज भी क्या रहते हैं? गांव में रहते हैं। मैं भी गांव में रहता हूं, बहुत रहते हैं ना। भारत का लगभग आज भी 60% जो है गांव में रहता है नागरिक। वो केवल काम के लिए शहर चला गया, उसके बीवी बच्चे आज भी क्या है? गांव में ही। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बैंक खाते नहीं है। ये वित्तीय और आप देखोगे प्रकारात्मक मतलब कि फंक्शनल रूप से अशिक्षित है। बिल्कुल ये अनएजुकेटेड भी है और प्रौद्योगिकी के साथ इनका अनुभव नगण्य है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ ये क्या है? बिल्कुल ही आप देखोगे सक्षम नहीं है। एक विशेष क्षेत्र में जहां महात्मा गांधी मतलब कि मनरेगा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे निर्धनों को दी जानी होती है। एक अनुसंधानपरक अध्ययन में पाया गया कि मजदूरी प्राप्त करने वाले प्राय यह मान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में गांव के नेता की मध्यस्थता आवश्यक होती है। जो मैट होता है, जो काम कराता है, जो उनकी प्रेजेंटेशन चढ़ाता है, अपसेंट हो के प्रेजेंट, जो देखता है कौन कौन व्यक्ति काम पर आए हैं मनरेगा में, वो खासतौर पर क्या है? नगद देता है। जैसा कि पूर्व के कागजों पर आधारित व्यवस्था होती थी या होता था, इस अनुसंधानपरक अध्ययन के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता का दावा करने वाले कर्मचारियों में से 1/3 से अधिक परिवारों ने बताया कि अभी भी मनरेगा की मजदूरी वो नगद और सीधे गांव के नेता से ही प्राप्त करते हैं। उनके पास खाता है, खाते से नहीं। वो कहां से ले रहे हैं? वो उस नेता से जाकर ही आज भी पैसा ले रहे हैं। क्लियर हुआ? आज भी पैसे इजी आते हैं,
आपको क्या है, फोबिया बना दिया गया, यूपीएससी का फोबिया। आप जब तक समझोगे नहीं, आप यही पहले इजी आता था अब कठोर आता है, आगे क्या होगा, अब जब आप इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे तो कैसे समझोगे। क्या आज पैसेज इतना बड़ा नहीं है, तो आज भी आता है। देखो 2015 का कितना बड़ा पैसेज है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वही पैसेज आपसे 2025 में पूछ लिया, हाँ इतना बड़ा पैसेज, एक क्वेश्चन। आपने क्या 2025 के पेपरों का एनालिसिस किया है? तो देखो पैसेज हार्ड और इजी नहीं होते हैं, पैसेज आपने समझा के नहीं। ऑप्शंस में खुरापाती कर देता है यूपीएससी, ऑप्शंस में खुरापाती कर देता है, लेकिन पैसेज तो वही है, भाषा तो वही है, समस्याएं तो वही है ना। तो देखो मनरेगा, तो यहां पर क्या है, मनरेगा के ऊपर आपसे पूछा गया है, ये कह रहे हैं सर्वाधिक तार्किक महत्वपूर्ण संदेश, संदेश संदेश, हाँ संदेश आपसे पूछा गया है, संदेश पूछा गया है 26 में। क्या कह रहे हैं आपसे, मनरेगा का प्रसार सिर्फ उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाते हैं। क्या ये बात कही गई है? बोले सर नहीं, सिर्फ उन तक नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ का मतलब होता है केवल, ओनली, तो ये तो गलत हो गया। वर्तमान परिदृश्य में कामकाजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है ना। इसने कंपेयर का बताया है कि भाई अगर आप यूपीआई यूज करते हैं और आपको कैश मिलता है तो वो उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी नहीं कहता। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना नहीं था। क्या नहीं था? बिल्कुल इसमें यह ध्यान ही नहीं रखा गया था कि इनको हम समाप्त करें कि नहीं, केवल उसने तो ये कहा कि भी खाता होना चाहिए और इनका पैसा डायरेक्ट इनके अकाउंट में आना चाहिए। इसका कोई टारगेटेबल ये नहीं था कि हम जो मध्यस्थ है उसको क्या कर सके, खत्म कर सके, नहीं। तो ये बात आपकी सही है। ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक है। बताओ क्या आप अब 70 साल के किसी व्यक्ति को, जो 50 या 60 वर्ष का व्यक्ति है, आज वो मनरेगा में जाता है और थोड़ा खड्डा खोदता है, खड्डा पाटता है, ये सब काम करता है, तो क्या इससे आप देखोगे उसको आप शिक्षा कराओगे? किसके लिए? नहीं। तो ये इम्पॉसिबल जैसी चीजें होती हैं। तो यहां पर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए देखो कितना बड़ा पैसेज है, 7 नंबर का पैसेज। आपको क्या लगता है अब यही पूछ लेगा, बस हंगामा शुरू कर देंगे। क्वेश्चन है आपका, मानव विकास को संदर्भित करने वाले व्यक्ति समूह और नेता कड़ी संस्थागत संरचना और राजनीतिक बाध्यताओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिससे नीति के विकल्प प्रभावित होते हैं, किंतु अनुभव यह सुझाव देता है कि मानव विकास हेतु एक उपयुक्त कार्य सूची को आकार देने के लिए व्यापक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अनेक दशकों से मानव विकास के अनुभव से इस एक महत्वपूर्ण बात का पता लगाया गया कि आर्थिक समृद्धि ही अन्य रूप से ध्यान केंद्रित करने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पास स्वच्छ और शिक्षा को उन्नत करने के लिए तरीकों की अच्छी जानकारी तो है, लेकिन समृद्धि किन कारणों से होती है इसे समझने में काफी कमी है, और समृद्धि का प्राय भ्रामक है। साथ ही समृद्धि पर असंतुलित रूप से बल देने से प्राय पर्यावरण पर नकारात्मक परिणाम और वितरण में प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। समृद्धि के प्रभावशाली कीर्तिमान वाला चीन का अनुभव इन व्यापक सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है और मानव विकास के गैर आय पहलुओं में निवेश को प्रमुखता देने वाले संतुलित दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण बल भी देता है। देखो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है। अब उनको कैसे आप कर सकते हो उसके बारे में दर्शाया गया है। आइए, और उसमें चीन का भी उदाहरण दिया है। देखो ये कह रहे हैं आपसे विचार करके आपको बताना है सही। पहला पढ़ो, विकासशील देशों में मानव विकास और नीति विकल्पों के लिए मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यक है। क्या ये बात है? एकमात्र, केवल ऐसा एकमात्र। बोलो क्या ये बात सही हो सकती है? बोले सर नहीं, ये गलत। तो देखो ए गलत और डी गलत। अब या तो बी होगा या सी होगा। यहां पर यह भी पता चला गया दूसरा अपने आप में सही है तो दूसरा तो वैसे ही सही होगा, क्योंकि दोनों में है। मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक रूप से परस्पर संबंधित नहीं होती है। मैंने कहा जहां पर केवल सदैव नहीं के साथ यूज होता है, मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूं इस बात को, जहां पर नहीं के साथ केवल या सदैव यूज होता है वो हमेशा सही होता है स्टेटमेंट। यूपीएससी का स्टेटमेंट इसका प्रमाण है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन इसका प्रमाण है। क्लियर हुआ? ये ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, ये कॉन्सेप्ट है।
केवल मानव संसाधन पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य होना चाहिए। तो ये बात क्या हो जाएगी, आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि केवल इस पर ही आप बल दोगे तो आप उससे आर्थिक समृद्धि कर सकते हो, ये बात गलत है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो तीसरा गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर ही, देखो 28 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। पहला देखो, इसमें वेद धारणा मतलब कि पूछा गया है, आर्थिक असमानता की कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है। क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप आर्थिक असमानता को कम करके आर्थिक समृद्धि, मैंने कहा आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। आप मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, आपके यहां पर क्या है, जीडीपी तो बढ़ रही है। अब दो बड़ी कंपनी है, एक है मान लेते हैं अडानी और एक है अंबानी। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, भारत की जीडीपी को तो बढ़ा रहे हैं, और भी हैं, टाटा है या और भी लगा लेते हैं, 10 ऐसी कंपनियां हैं जो देश की जीडीपी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हैं। क्या इससे समाज में असमानता कम हो जाती है, बल्कि और बढ़ जाती है? ये तो और अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएगा। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। और शब्द क्या है लास्ट में, अनिवार्य। पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी आर्थिक समृद्धि का ही परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात है, जो पर्यावरण पर आप क्षति पहुंचती है तो बेसिकली आर्थिक जो आपकी समृद्धि होती है वो आप देखोगे क्या हो गया, आपका कई बार परिणाम आप देखोगे नकारात्मक दे देता है। बिल्कुल सही बात है, आप पोर्ट बनाते हैं, बंदरगाह बनाते हैं, हेलीपैड बनाते हैं, या फिर सड़क बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ट्रेन की लाइन बिछाते हैं, तो उससे आप पर्यावरण का तो नुकसान दोहन करते हैं, तो उस पर नकारात्मक कई बार प्रभाव पड़ता है कभी कभी। बिल्कुल सही बात है, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैथ के क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, सीधा हमें तो पैसेज भी बात करनी है। बोले सर ऑफकोर्स पैसेज की तरफ आओ अवश्य। आप देखो पढ़ते हैं पैसेज और इसका आंसर देने की प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं आपसे परिच्छेद में, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कमियों में वृद्धि होने के वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले ही भूखमरी का शिकार है। पर्यावरण का क्या है, आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, आपकी कृषि पर पड़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारे लोग पहले ही भूखमरी पर क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। और जलवायु परिवर्तन का कारण केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि पोषण तत्व भी अपर्याप्त हो जाते रहे हैं। जैसे जैसे फसलों की उपज और जीविका के खतरे की स्थिति बन रही है, कम से अब देखोगे सबसे गरीब समुदायों को ही भूखमरी और कुपोषण के बढ़ते समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों में से ग्रस्त होना पड़ेगा। कौन, जो सबसे गरीब है उस पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जो अमीर है उस पर कम पड़ेगा, है ना। हाँ। दूसरी ओर गरीबी जलवायु परिवर्तन का कारक है, क्योंकि निराशोन्मुक्त समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के अधारणीय मतलब कि अनसस्टेनेबल उपयोगों का आश्रय लेते हैं। जैसे सर मान लीजिए किसी के पास में गैस सिलेंडर नहीं है तो कहां से बुलाएगा गैस, नहीं ला सकता, पैसा नहीं है, गरीब है, तो जाकर के पेड़ पौधों को काटेगा, लकड़ी काटेगा और उसको जलाएगा। तो इससे डायरेक्टली क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, डायरेक्ट दोहन कर रहा है ना। हाँ, तो आइए अब जरा देखते हैं इस पे क्या पूछा गया। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा इससे, क्लाइमेट चेंज से गरीब जो वर्ग है वो ज्यादा प्रभावित होगा, जो वनरेबल है। ये कह रहे हैं सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन क्या है, कोरोलरी आपसे पूछा गया है। सरकार को गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले खाद्य उत्पादनों मतलब की सब्सिडी में वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो ये बात नहीं की गई है ऐसी, लेकिन फिर भी हम रखेंगे भी, जो गरीब है उनको लेकर के थोड़ा सा बात तो है, तो इसको हम रखेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे में कह रहे हैं बीमे की निर्धनता एवं जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ा देते हैं और इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणालियों पर पुनः कल्पना मतलब कि विचार करना होगा। बात भी सही बता रहे हैं, ये भी बात थोड़ी सी सही है, ठीक है सब। विश्व के सभी देशों, ये बात गलत है, गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौमिक समस्या की भांति देखना चाहिए। ओके, इसको भी जरा देखते हैं क्या ये बात आपकी सही है। तो लेकिन यहां पर सभी शब्द आ गया तो ये बात गलत है। हमें तुरंत अधारणीय, मैं कह रहा बिल्कुल अभी, बिल्कुल जस्ट अभी क्या कर दो, अनसस्टेनेबल जो आपकी कृषि पद्धतियां उनको बंद कर देना चाहिए और खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। ये बात गलत है, तुरंत तो कोई काम हो ही नहीं सकता,
तुरंत तो क्या आप तुरंत कैसे हमें तुरंत आईएएस बनना चाहिए, क्या बन जाओगे? नहीं ना, एक पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तब जाकर के चीजें होती हैं। तो यहां पर देखो सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब देखो आंसर कैसे निकलेगा। सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले खाद्य उपदानों सब्सिडी में वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, यहां पर बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव डायरेक्टली पड़ रहा है उत्पादक पर, कृषि पर। आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और ग्लोबल आप देखोगे जो वार्मिंग है उसको कम करना चाहिए। अगर आप इसको उत्पादन को बढ़ा दोगे तो गरीब के पास में क्या है, रोजगार भी पहुंचेगा और उसके साथ साथ खाद्यान्न की जरूरतें भी पूरी कर लेगा, क्योंकि मार्केट में उसके पास क्या होगा, उपलब्धता होगी। तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई। तो यहां पर बी सही हो गया कि निर्धनता एक जलवायु के प्रभाव को एक दूसरे से बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, जो निर्धनता है, गरीबी जो होती है ना, वो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ा देती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसमें खासतौर पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। विश्व वित्त स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने पाया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कुल ऋण और इक्विटी निवेश में किए गए पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दुगना होकर के 12% हो गया है। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं पर भी प्रभाव संभावित है, क्योंकि ऋण तथा इक्विटी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता रहा है। इस घटना को एक आशंका भी बताई जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील, मतलब कि आप देखोगे क्वांटिटेटिव जो ईजिंग नीति में ऐसन उत्क्रमण, मतलब कि इमीडिएट रिवर्सल होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इन्होंने कहा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एफपीआई और एफडीआई पर निर्भर रहोगे तो जो आपका फेडरल बैंक है अमेरिका का या यूनाइटेड स्टेट का कोई बैंक है, यूएन का माफ कीजिएगा तो यूके है ना, ब्रिटेन का जो बैंक है, अगर वो अपनी क्या कर दे, रेपो दर को कम कर देना या फिर बढ़ा दे, तो उससे आप पर प्रभाव अधिक हो सकता है। वो ब्याज दरें बढ़ा दे तो आपकी अर्थव्यवस्था उससे संकट में आ सकती है। तो देखो ये कह रहे हैं निर्णायक अनुमान आपका निकाला जा सकता है, तो बताइए निर्णायक अनुमान क्या निकाल सकते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अच्छे नहीं होते। नहीं, ये बात तो गलत है, अच्छे तो होते हैं, ये बात कही गई है, लेकिन उस पर ही निर्भर रहोगे फिर खतरनाक है, ये बात गलत है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती हैं, ये भी बात गलत है, ऐसी बात नहीं की गई है खोखला करती हैं, नहीं करती हैं। भारत को भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को स्वीकार करने से बचना चाहिए। क्या ऐसा आप कर सकते हो? आप जरा सोचो, क्या ऐसा कर सकते हो कि हम जो है एफडीआई और एफपीआई को अपने देश में ना आने दें? क्या बचेंगे? तो इससे हमारी ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, और हम वैश्विक स्तर पर सही परफॉर्मेंस भी नहीं कर सकते। लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है। बिल्कुल सही बात है, लास्ट में इसने यही तो कहा है कि इससे क्या हो सकता है, देखो इससे क्या हो सकता है, लास्ट में देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। कौन पड़ सकती है? जो आपकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लगातार एफपीआई और एफडीआई का उसमें निवेश होगा तो भविष्य में उससे खतरा हो सकता है। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पैसेज देखो 3 नंबर, खुले और मल त्याग अनर्थकारी हो सकता है जब यह अति सघन आबादी वाले क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जा रहा है, जहां मानव मल को फसलों, कुओं और खाद्य सामग्रियों से और बच्चों के हाथों से दूर रखना असंभव होता है। भूम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर भी खुले में किए गए मल त्याग से संदूषित हो जाता है। बेसिकली क्या है, ये आपसे कह रहा है कि भाई जो व्यक्ति क्या करते हैं, खुले में मल त्याग करते हैं, शौच के लिए जाते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारी होती हैं। वो मल त्याग मिलकर के क्या होता है, आपकी वाटरबोर्ड में आ जाता है, फसलों में आ जाता है ना। हाँ, आहार में गए अनेक रोगाणु और आप देखोगे क्या हो जाता है, इससे बीमारियां फैलती हैं और वे शरीर के कैलोरी और पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लायक नहीं रहने देते। भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण बने हुए हैं। क्या है, भारत के जो आधे बच्चे हैं वो खासतौर पर किसके, मेल न्यूट्रिशन आप कहोगे कि कुपोषणता का शिकार हैं।
उनमें से लाखों उन रोगों दशाओं में मर जाते हैं जिनके बचाव संभव था। मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता था।